नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी, उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम यहाँ पर उत्तराखंड परीक्षावाणी के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ रहे थे। उनका हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज इस सीरीज़ का अगला भाग यानी कि अध्याय 3 हम यहाँ पर लेके आए हैं, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो 16वां संस्करण है 2025 में लॉन्च हुआ है, तो उस किताब को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 सीरीज शुरू की हैं। एक तो चैप्टर वाइज और दूसरा है वन लाइनर क्वेश्चन, यानी कि जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उनकी भी हमने सीरीज चलाई है। उसमें भी हमने 3 से 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं जो सिंगल लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, जो कि परीक्षावाणी का अध्याय 3 है। अध्याय 1 के अंतर्गत हम सिंगल लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक वो मैंने पढ़ा लिया है, और अध्याय 3 है उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, यानी कि इसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से, यानी कि जब मानव का उत्तराखंड में प्रवेश होता है, वहाँ से लेकर जब उत्तराखंड बनता है ऐतिहासिक काल, वहाँ तक इसको पढ़ते हुए चलेंगे। इसके अंतर्गत आज का पहला पॉइंट है, उत्तराखंड का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी सबसे पहले हमें महाभारत, वेदों से मिलती है, पुराणों से मिलती है। यानी कि उत्तराखंड का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा है, पुराणों से भी जुड़ा है। इसके अलावा उत्तराखंड का धार्मिक महत्व भी है ना। और उत्तराखंड के इतिहास में कुनिंद, कत्यूरी और जो चंद पवार हुए हैं, उनमें से काफ़ी सारे योद्धा महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। अगला पॉइंट है, इतिहास लेखन में प्रयुक्त होने वाले साक्ष्यों स्रोतों के आधार पर राज्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो इतिहास के साक्ष्य या स्रोत मिलते हैं, उसके आधार पर उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड, इन तीनों कालों को संक्षिप्त में समझते हुए चलेंगे, तब जाके आगे समझ आएगा कि पुरापाषाण क्या होता है, पाषाण, मध्यपाषाण या धातुकाल क्या होता है। तो सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। ये वह काल था जब इंसान को कुछ भी ज्ञान नहीं था, यानी कि पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। मानव सिर्फ पत्थर पर डिपेंड था। पत्थर यानी कि हर चीज़ के लिए पत्थर का प्रयोग करता था, जैसे कि रहने के लिए पत्थरों की गुफाओं में, आग जलाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था, शिकार के लिए पत्थर के हथियार का प्रयोग करता था। इस तरह से हर चीज़ में पत्थर पर डिपेंड था। देखिए फ्रेंड, इसी काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल, पाषाण क्या होता है? पाषाण का अर्थ है पत्थर, इसलिए इसको पत्थर युग भी कहा गया है, क्योंकि इंसान इस समय पूर्णतः पत्थर पर डिपेंड था। पत्थर पर ही आधारित उसका जीवन था। गुफाओं से लेकर, शिकार से लेकर आग जलाने तक सारा कुछ पत्थर का ही यूज होता था। अब क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव इतिहास का वह समय जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, जिसका कोई भी लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है। हम इस काल का अध्ययन केवल उनके द्वारा गुफाओं के अंदर की गई चित्रकारी, उनके द्वारा बनाए गए पाषाण उपकरण, पाषाण यानी कि पत्थरों के जो हथियार थे, इन आधारों पर उनका अध्ययन करते हैं। तो वही क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ आते आते इंसान पढ़ना लिखना सीख गया, परंतु जो इनकी लिखावट है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव इतिहास का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य हैं, या जिसका लिखित विवरण तो है, परंतु वो लिखित विवरण या लिखित साक्ष्य अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, परंतु इतना कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे मानव थे। दूसरा है उत्तरकाशी का शंख लिपि में लिखा गया काले रंग का अभिलेख, तो वो भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस टाइप से मानव इतिहास की जानकारी का लिखित विवरण तो है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। आद्य ऐतिहासिक काल को समझने के लिए सबसे अच्छे जो स्रोत हैं, हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इनके आधार पर इसकी जानकारी हमें मिलती है।
तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो मानव इतिहास का वह काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और वो लिखित साक्ष्य हमने पढ़े भी हैं। तो वो कौन सा काल आएगा? ऐतिहासिक काल। जैसे कि अशोक का कालसी शिलालेख, तो उन्होंने लिखवाया है तो आज के मानव ने उसको पढ़ा भी है। राजकुमारी ईश्वर का लाखामंडल शिलालेख, तो उनकी लिखावट है और आज के मानव ने उसको पढ़ा भी है। तो वो सारे किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इनमें क्वेश्चन बनते रहते हैं। ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन होता है, या आदि ऐतिहासिक में किसका होता है, या पाषाण काल में किसका होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक लेखन के स्रोत, यानी कि पाषाण काल के हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, किस किस आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है, इस काल के जो हमारे पास स्रोत हैं पाषाणिक उपकरण, यानी कि पत्थर से बनाए गए जो उनके हथियार थे। धातु उपकरण, बाद में उनको तांबे का भी ज्ञान हो गया था तो तांबे के हथियार मिले हैं। उनके समाधान मिले हैं, यानी कि उनके द्वारा दफनाए गए जो शव थे उसके आधार पर जानकारी मिली है। शैलाश्रय, शैलाश्रय यानी कि जो गुफाएं होती हैं और गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं उनके आधार पर इस काल का अध्ययन करते हैं। अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके जैसे कि मैंने बताया है, इसके जो सबसे अच्छे स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ हैं, इस आधार पर इनकी जानकारी मिलती है। अगला है इतिहास के लेखन के स्रोत, यानी कि जो ऐतिहासिक काल है इसके जो स्रोत हैं हमारे पास क्या क्या हैं। एक तो शिलालेख है, जैसे कि कालसी शिलालेख। मंदिर लेख, यानी कि मंदिरों के अंदर उत्कीर्ण किए गए लेख। मुद्रा लेख, यानी कि सिक्कों पर लिखे गए लेख, जैसे कि कुलीन शासकों के सिक्कों पर है, अशोक के सिक्कों पर है ना। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र आप लोग जानते होंगे। ताम्रपत्र तांबे का एक प्लेट होती है, उस पर लिखे गए जो लेख होते हैं तो वही क्या है? ताम्र लेख है। तो ये इतिहास के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये जो लिखित विवरण है तो ये हमने पढ़ा भी है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। देखिए फ्रेंड, इन तीनों कालों के बारे में जो परीक्षा में पॉइंट बनते हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मानव के रहन सहन और उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली जो सामग्री है या फिर उपकरण है, जो हथियार है या फिर जो बर्तन है, आदि के प्रगति के क्रम में प्रागैतिहासिक काल को निम्न भागों में बांटा गया है। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो भी यहाँ पर उपकरण मिले हैं या सामग्री मिली है या बर्तन मिले हैं तो उनके आधार पर जो प्रागैतिहासिक काल है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला तो है पुरापाषाण काल, यानी कि पत्थर युग का भी सबसे पुराना समय, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगला है इसमें मध्य पाषाण काल, नेक्स्ट है महापाषाण काल और लास्ट आता है धातु काल। धातु यानी कि तब इंसानों ने पत्थर को छोड़कर धातु को अपना लिया था, इनको धातु का भी ज्ञान हो गया था, तांबे धातु का इन्होंने प्रयोग किया था। अगला हम पढ़ेंगे जो पाषाणकालीन मानव है, यानी कि जब पत्थर पर डिपेंड था तो इनका जीवन कैसा था। तो पाषाणकालीन मानव शिकार तथा फलों व कंदों का संग्रहण कर अपनी उदरपूर्ति करता था, यानी कि इनका जो जीवन है शिकार पर इनका जीवन डिपेंड था। शिकार करके ये अपना पेट भरते थे। जो कंदमूल फल हैं यानी कि जंगली फल हैं, इन सब का संग्रहण करके उदर पूर्ति यानी कि अपना पेट का भरण पोषण करते थे। और इन्हीं कार्यों के लिए ये पाषाण निर्मित उपकरणों या औजारों का भी प्रयोग करते थे, यानी कि पत्थर से निर्मित जो उपकरण या औजार हैं शिकार के लिए प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुष्टि कुठार है, ये आपको नोट रखना है। निम्न पुरापाषाण काल का जो प्रमुख उपकरण उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है तो मुष्टि कुठार है। अगला पॉइंट बात करें कि निम्न पुरापाषाण काल के उत्तराखंड में साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालसे के निकट जो यमुना तट है, श्रीनगर के निकट यानी कि अलकनंदा तट के किनारे। अगला है अल्मोड़ा में खुटानी नाला और पश्चिमी रामगंगा घाटी आदि स्थानों से निम्न पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें कि मध्य पुरापाषाण कालीन साक्ष्य के प्रमुख उपकरण तो ये क्या है? सल्क और खुरचनियाँ हैं। जैसे कि निम्न पुरापाषाण के जो प्रमुख उपकरण था वो क्या था? मुष्टि कुठार था, मुष्टि कुठार। वैसे ही मध्य पुरापाषाण का मुख्य उपकरण क्या है? सल्क और खुरचनियाँ हैं। नेक्स्ट है राज्य में इस काल के कुछ साक्ष्य श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। तो किस काल के? तो मध्य पुरापाषाण काल के। तो मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है पाषाण काल के अंतर्गत उच्च पुरापाषाण काल। तो इसके जो प्रमुख उपकरण है चमकदार फलक और तक्षणियाँ हैं। फलक यानी कि जो लोहे की कुल्हाड़ी होती है, तो वो उपकरण किस काल का है? तो उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण है।
देखिए फ्रेंड, इस काल के उपकरण राज्य में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किस काल के? उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख उपकरण जो ये फलक और तक्षणियाँ हैं, ये भारत के अंदर से प्राप्त हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड में प्राप्त नहीं हुए हैं, ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। पुरापाषाण काल जैसे ही समाप्त होगा तो मध्य पाषाण काल शुरू होगा, और मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो छोटे एवं तीक्ष्ण होते थे, इसलिए इन्हें सूक्ष्माश्म भी कहा जाता है। तो सूक्ष्माश्म किसे कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं छोटे और तीक्ष्ण होते थे, जिस कारण इनको सूक्ष्माश्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में इस काल के जो उपकरण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जसकोट उधम सिंह नगर से प्राप्त हुए हैं, मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य। नेक्स्ट है, पाषाणकालीन मानव गुफाओं या शैलाश्रयों में निवास करता था। जैसे कि मैंने बताया है, पाषाण यानी कि पत्थर युग, तो उस समय का जो मानव था गुफाओं और शैलाश्रयों में निवास करता था, यानी कि गुफाओं के अंदर रहता था और अपनी चित्रकारी भी दिखाता था, गुफाओं के अंदर चित्र बनाता रहता था। राज्य में इस तरह की गुफाएं चमोली और अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। तो पुरापाषाण काल की जो गुफाएं हैं उत्तराखंड से 2 जिलों से प्राप्त हुई हैं। इसमें तो पहला है लाखो गुफा। तो लाखो गुफा भी किस काल से संबंधित है? पाषाण युग से संबंधित है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जब मानव केवल शिकार और पत्थर पर निर्भर था। लाखो गुफा की बात करें तो लाखो गुफा की खोज 1968 में MP जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी द्वारा की गई। और यह गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है, और इस गुफा को लाखो गुफा या फिर लाखो उडियार के नाम से जाना जाता है। और खोज किसने की है? डॉक्टर MP जोशी या महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि इस गुफा से क्या प्राप्त हुआ है जो ये पढ़ने लायक है। तो इस गुफा से सामूहिक नृत्य करते हुए आदमियों को समूह में दिखाया गया है, शिकार करते हुए आदमियों को भी समूह में दिखाया गया है, और पशु पक्षियों के चित्र भी यहाँ पर अंकित किए गए हैं। तो मानव को समूह में नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए कहाँ दिखाया गया है? तो लाखो गुफा अल्मोड़ा के अंदर दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, यहाँ के चित्रों के अगर कलर की बात करें तो सफ़ेद रंग के, गेरू रंग के और गुलाबी के साथ साथ काले रंगों का भी प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड, लाखो उडियार से कुछ दूरी पर डॉक्टर यशोधर मटपाल ने 1985 में फड़कानौली शैलाश्रय की भी खोज की है, और इसी के साथ साथ 1989 में पेटसाल शैलाश्रय की भी खोज की है। यानी कि जो फड़कानौली शैल चित्र हैं उनकी खोज और जो पेटसाल के शैल चित्र हैं उनकी खोज किसने की है? यशोधर मटपाल ने की है। और ये दोनों भी कहाँ पर स्थित हैं? तो अल्मोड़ा में स्थित हैं। फड़कानौली की खोज पूछेगा तो 1985 में, और पेटसाल की खोज कब हुई? तो 1989, यानी कि 4 साल बाद हुई है। दोनों की खोज यशोधर मटपाल ने की है अल्मोड़ा से। इन दोनों शैलाश्रयों के चित्र अब नष्ट हो चुके हैं, यानी कि जो फड़कानौली है और पेटसाल है इनके जो चित्र हैं वो मिट गए हैं। काफ़ी पुराने चित्र हैं तो मिटना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाखो उडियार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित फड़कानौली के पास चित्रयुक्त 3 शैलाश्रय और प्राप्त हुए हैं। यानी कि फड़कानौली के कुछ नज़दीक पर ही 3 चित्रयुक्त शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड, शैलाश्रय क्या होता है? शैल का अर्थ होता है पत्थर, आश्रय का अर्थ है निवास करना, पत्थर के नीचे निवास करना, यानी कि गुफा, गुफा को ही शैलाश्रय कहते हैं। अगला पॉइंट है, अल्मोड़ा शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो फलसीमा है उसके निकट चित्रित शैलाश्रय मल्ला पैनाली है, जो कसार देवी पहाड़ी के पास कालामाटी में स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मल्ला पैनाली और कालामाटी ये स्थान कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, यानी कि ऐसे गुफाएं मिली हैं जहाँ चित्र बनाए गए हैं। अगला है दीना पानी, जो कि अल्मोड़ा में है, से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो लुएथाप है, यहाँ से लाल रंग से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और यहाँ के शैलाश्रय शिकार एवं नृत्य मुद्रा में चित्रित है। देखिए फ्रेंड, आपको ये याद रखना है लुएथाप से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो लाल रंग में हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए वह शिकार करते हुए मानव को दिखाया गया है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लुएथाप अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है ग्वारख्या उडियार, ये चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा पॉइंट जो ग्वारख्या उडियार के बारे में आता है, यहाँ पर मानव एवं पशुओं सहित टोटल 41 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि गुलाबी एवं लाल रंग से चित्रित हैं।
देखिए फ्रेंड, जो ये 41 चित्र हैं इसमें पशुओं के भी हैं और मानव के भी हैं। 33 तो मानव के हैं प्लस 8 किसके हैं, तो पशुओं के चित्र हैं। ये भी नोट रखना है। मानव के कितने प्राप्त हुए हैं, 33, और 8 किसके हैं, पशुओं के हैं। टोटल कितने चित्र हैं, तो 41 चित्र हैं जो कि ग्वारखिया उद्यान से प्राप्त हुए। और राज्य में सबसे सुंदर चित्रों की बात करें तो राज्य में सबसे सुंदर चित्र भी ग्वारखिया उद्यान से प्राप्त हुए हैं। और सबसे चमकदार चित्रों की बात करें तो वो भी ग्वारखिया उद्यान से प्राप्त हुए हैं। लाखों गुफा की तुलना में ज़्यादा चटक और सुंदर चित्र कहाँ के हैं, ग्वारखिया उद्यान चमोली के हैं। देखिए फ्रेंड, चमोली के ही थराली के पास एक गांव और है, किमनी गांव। इस किमनी गांव के निकट से ही सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो किमनी गांव जो कि पिंडर नदी के किनारे चमोली में स्थित है। जो चमोली का थराली है तो उसी के नज़दीक किमनी गांव स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यमुना घाटी में स्थित जो पुरोला है यानी कि उत्तरकाशी में, शंख लिपि में उत्कीर्ण काले रंग का अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि 2100 से लेकर 1900 वर्ष पुराना है। तो शंख लिपि में लिखा गया काले रंग का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पुरोला घाटी से प्राप्त हुआ या फिर यमुना घाटी में स्थित पुरोला से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रदेश में महापाषाण कालीन सवादान, मृदभांड, ओखली, शिष्ट, दीर्घाश्म आदि के साक्ष्यों की अगर बात करें कि जो सवादान है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, ओखली, शिष्ट, दीर्घाश्म ये सारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से नौला गांव या नौला ग्राम जो कि पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ मेनहिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवीधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी और जसकोट जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इन स्थानों से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे किस स्थान से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले बात करें कि यशोधर मठपाल द्वारा पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो नौला गांव है वहाँ से 73 ओखलियाँ ढूंढी हैं, जिसको कपमार्क्स कहते हैं, पुरातत्व की भाषा में कपमार्क्स। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, पश्चिमी रामगंगा घाटी से 73 ओखलियों की खोज किसने की या कपमार्क्स की खोज किसने की है, तो यशोधर मठपाल ने की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो नौला गांव है या पश्चिमी रामगंगा घाटी है, केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि इसको बचाने की कोशिश की है, रिजर्व एरिया घोषित किया गया है 2023 में। अब बात करेंगे देवीधुरा चंपावत के अंदर है, यहाँ से भी कपमार्क्स की खोज हुई है। तो ये खोज की है डॉक्टर MP जोशी यानी कि माहेश्वर प्रसाद जोशी, जिन्होंने लाखों गुफा की खोज की थी। उन्होंने ही देवीधुरा चंपावत से कपमार्क्स की खोज की है। जबकि गोपेश्वर में जो पश्चिमी नयार घाटी है, यहाँ से कपमार्क्स की खोज किसने की है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने की है। तो ये तो थे उत्तराखंड में पाए गए जो कपमार्क्स हैं या फिर गुफाएं हैं, शैलचित्र हैं, उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्य में धातुकालीन युग के साक्ष्य, यानी कि धीरे धीरे मनुष्य को धातु का भी ज्ञान हो गया, पदार्थ का भी ज्ञान हो गया, तो उन्होंने तांबा, लोहा इस टाइप से उपकरण यूज करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले धातुकालीन साक्ष्य की बात करें तो पिथौरागढ़ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो पहला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस स्थान से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो पिथौरागढ़ के बनकोट से प्राप्त हुई हैं। और इसी पिथौरागढ़ में एक स्थान और है, नैनी पाताल। तो नैनी पाताल से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों से ताम्र मानव आकृतियाँ हैं, एक जगह से 8 हैं तो वो बनकोट है, एक जगह से 5 है तो वो नैनी पाताल हो जाएगा। बनकोट से बात करें कि कब खोज हुई, तो बनकोट से खोज हुई है 1989 में, और नैनी पाताल से तो 1999, यानी कि 10 साल का फ़र्क है दोनों के अंदर, बनकोट और नैनी पाताल। अगला पॉइंट है, अल्मोड़ा जिले से कुछ मानव आकृतियाँ हरिद्वार जिले के भादराबाद से ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। देखिए फ्रेंड, जो हरिद्वार का भादराबाद है, यहाँ से ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के जो हथियार हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिस कारण हरिद्वार के भादराबाद को ताम्र संस्कृति का नगर कहा जाता है, या गेरुए रंग की संस्कृति का नगर। गेरुआ रंग होता है गेहूं जैसे रंग, तांबे का होता है, तो गेरुए रंग की संस्कृति का नगर या ताम्र संस्कृति का नगर कौन सा है, तो भादराबाद हरिद्वार है। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा चमोली जिले के मलारी गांव में किए गए कई सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप कुछ लौ उपकरण, एक वृषभ कंकाल, सवाधान, एक मानव कंकाल और उस पर स्वर्ण का मुखौटा,
1 कांसे का कटोरा और 10 मिट्टी के पात्र और कुछ हत्थे युक्त काले धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय HNB है, उनकी एक रिसर्च टीम जाती है चमोली के मलारी गांव में, और वहां उनको क्या क्या प्राप्त होता है, तो लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ एक वृषभ कंकाल प्राप्त होता है। वृषभ यानी कि जो हिमालयी पशु होता है। सवादान यानी कि जो दफनाए गए शरीर हैं। एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है जिस पर सोने का मुखौटा लगा हुआ था, और एक कांसे का कटोरा भी उनको प्राप्त हुआ है। 10 मिट्टी के पात्र भी प्राप्त हुए हैं और कुछ हत्थे युक्त काले चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। तो ये सारे किसको प्राप्त हुए हैं, तो HNB विश्वविद्यालय जो गढ़वाल का है, वहाँ की जो रिसर्च टीम थी उनको मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने मलारी का सर्वेक्षण कब किया, तो 1983 में किया है, और दूसरी बार कब किया, तो 2001 में किया है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, ये थे पाषाणकालीन जो साक्ष्य हैं या फिर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो भी साक्ष्य मिले हैं, तो इनके आधार पर हम इस काल का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा जो काल है, दूसरी जो एज है, प्रोटो हिस्टोरिक एज या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका लिखित विवरण तो है परंतु वो पढ़ा नहीं जा सका है, और इसकी जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं तो वेद हैं, पुराण हैं या पौराणिक ग्रंथ हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे कि मैंने बताया है, इसका जो स्रोत है धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण इस काल को पौराणिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। इस काल के महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें वेदों में प्राप्त होता है, जिसमें इस क्षेत्र को हेमवत देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो ये याद रखना है, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है, तो वेदों में प्राप्त हुआ है। वेदों में भी कौन सा, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो इसी में प्राप्त हुआ है। और ऋग्वेद में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो हेमवत कहा गया है, देवभूमि कहा गया है, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट नोट रखने हैं। अगर वेदों के अलावा देखें तो वेदों के अलावा गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में है, पुराणों में है, रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रंथों में इस क्षेत्र को पुण्य भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र कहा गया है। यानी कि पुराणों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, पुण्य भूमि कहा गया है, ऋषि भूमि कहा गया है, पवित्र क्षेत्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए क्या नाम दिया गया है, तो उत्तर कुरु नाम दिया गया है। अगला है कौशिकीय ब्राह्मण। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है वैसे ही दूसरा है कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें बताया गया है कि जो वाक देवी है, वाक देवी यानी कि वाणी की देवी, वाक का अर्थ होता है वाणी, देवी का अर्थ देवी, तो वाणी की देवी कौन है, सरस्वती। तो कौशिकीय ब्राह्मण के अनुसार जो वाक देवी सरस्वती है उसका निवास स्थान कहाँ पर था, तो बद्रीनाथ में स्थित था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट रखना है। देखिए फ्रेंड, पुराणों की बात करें तो पुराणों में सबसे ज़्यादा उल्लेख स्कंद पुराण में उत्तराखंड का मिलता है। तो स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो नेपाल हिमालय है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर है और कश्मीर हिमालय है। तो हिमालय को स्कंद पुराण में कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 में से 2 उत्तराखंड से संबंधित हैं। एक तो है मानस खंड और दूसरा है केदार खंड। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्कंद पुराण में जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है कि माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय जो चमोली के अंदर नंदा देवी है तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। और इसी के साथ नंदा देवी यानी कि जो हिमालय पर्वत था वहाँ से लेकर कालगिरी पर्वत, कालगिरी जो कि चंपावत में स्थित है, कालगिरी पर्वत तक के क्षेत्र को मानसखंड, मानसखंड यानी कि वर्तमान कुमाऊं कहा गया है। यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो हरिद्वार से लेकर नंदा देवी पर्वत तक है। जबकि कुमाऊं क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी पर्वत चंपावत तक फैला है। और स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए नाम दिया गया है केदारखंड और कुमाऊं के लिए नाम दिया गया है मानसखंड। नेक्स्ट पॉइंट है
बदाण का नंदा पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा है, यानी कि जो बदाणगढ़ी चमोली के अंदर है तो वहाँ पर जो पर्वत है नंदा पर्वत, तो वो नंदा पर्वत कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजन की रेखा है। अगला है पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो उत्तराखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया है। ये सारे नामों से संबोधित किया गया है उत्तराखंड को। किस ग्रंथ में, तो पुराणों में कहा गया है। अगला पॉइंट, पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा की बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि वैदिक काल में गढ़वाल को क्या कहा गया है, तो हेमवत कहा गया है। वैदिक काल यानी कि वेदों में, ऋग्वेद में गढ़वाल के लिए कौन सा नाम है, हेमवत नाम दिया गया है। जबकि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन सा नाम है, तो हिमवंत नाम है। दोनों अलग अलग नाम है, ये नोट रखने हैं किस में कौन सा कहा गया है, कन्फ्यूजन होता है। अगर बात करें महाभारत में, तो महाभारत में गढ़वाल के लिए उत्तर कुरुक शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराणों में भी कौन सा, स्कंद पुराण, क्योंकि सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है उत्तराखंड का। तो पुराण जब भी आएगा तो स्कंद पुराण दिमाग में रखना है। तो पुराणों में गढ़वाल के लिए केदारखंड, जबकि कुमाऊं के लिए मानसखंड कहा गया है। अगर बात करें पुराणोत्तर काल में, पुराणोत्तर यानी कि पुराणों के बाद का समय, उत्तर का अर्थ होता है बाद का। पुराणों के बाद के समय में गढ़वाल क्षेत्र को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि के साथ साथ किरात मंडल भी कहा गया है। इन सारे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालांतर में इस क्षेत्र के 52 गढ़ों जो पहाड़ी किले थे को पंवार शासक अजयपाल द्वारा विजित किया गया, और जिस कारण इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से संबोधित किया जाने लगा। देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ है कालांतर में यानी कि इसके बाद समय का अंतर, यानी कि आगे जब समय बीतता गया तो गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ हुआ करते थे, जिनको 37वें परमार शासक अजयपाल जीतते हैं, और इसी जीत के कारण इनको कहा जाता है गढ़पाल, और यही गढ़पाल शब्द बाद में अपभ्रंश होकर गढ़वाल हो जाता है। यानी कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसके समय हुई, तो पंवार शासक अजयपाल के समय हुई, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल को जीता या 52 गढ़ों को जीता, तो ये कहलाए गढ़पाल, और यही गढ़पाल बाद में क्या हो गया, गढ़वाल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़ों का निर्माण इस क्षेत्र की बहुत प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इस क्षेत्र के असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। देखिए फ्रेंड, कहने का अर्थ है जो गढ़ है यानी कि जो पहाड़ी किले हैं, जैसे छोटे छोटे कबीले होते हैं, इनका इतिहास उत्तराखंड में पुराना रहा है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे पहले इन गढ़ों का उल्लेख मिलता है कि गढ़वाल क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ थे। इनको किसने नष्ट किया है, तो देवराज इंद्र और इनके साथ साथ राजा सुदास ने। तो इन दोनों ने राजा संबर के 100 गढ़ों को ध्वस्त किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राजा संबर के 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया था, तो देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद इस क्षेत्र के प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। देखिए फ्रेंड, ऋग्वेद कहता है कि जब पृथ्वी पर प्रलय आया था, यानी कि धरती पर प्रलय आया था, तो जो यहाँ का प्राणा गांव है, प्राणा जो आज का माणा है, तो यहीं पर क्या हुआ था, जो सप्त ऋषि हैं यही जीवित बचे थे, और इन्होंने इसी माणा गांव में अपने प्राणों की रक्षा की थी, जिस कारण इसको प्राणा गांव कहा गया, और आज ये माणा कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इन सप्त ऋषियों ने यहाँ पर अपने जीवन की रक्षा की, और पुनः सृष्टि का आरंभ भी इसी माणा गांव या प्राणा गांव से हुआ था। इन सप्त ऋषियों की अगर बात करें, ये कौन कौन थे, मारीचि था, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ और पुलह, ये सारे 7 ऋषि थे। इन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया या अपने वंशों की परंपरा शुरू की, यहीं से फिर सृष्टि का आरंभ हुआ था। देखिए फ्रेंड, बात करें कि इसी चमोली के अंदर एक स्थान और था, अलकापुरी। तो अलकापुरी जो कि सतोपन से लेकर बद्रीनाथ के बीच का क्षेत्र है, वहीं पर कुबेर की राजधानी थी, जो धनाधिपति कुबेर हैं उनकी राजधानी थी। और इसी अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का भी निवास स्थान था। देखिए फ्रेंड, मनुष्यों का आदि पूर्वज कौन है, तो मनु है, यानी कि धरती पर ज्ञात पहला मानव कौन था, मनु था। तो सारे मानव किसकी संतानें हैं, तो इसी मनु की संतानें हैं। इसने मनुष्य के वंश को आगे बढ़ाया है। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ था, तो अलकापुरी में था।
और अलकापुरी में ही कुबेर की राजधानी भी स्थित थी, जो कि आधुनिक चमोली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे दक्ष, मरीचि, पुलत्स, पुलह, क्रतु, अत्रि, इन सब ने भी गढ़वाल में ही शरण ली थी। ये सारे गढ़वाल में ही रहते थे। देखिए फ्रेंड, जो इतिहासकार हरिराम धस्माना है, भजन सिंह है, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल है, इन सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश है या सप्त सिंधु देश है, तो वो देश भी गढ़वाल में ही था, यानी कि वो गढ़वाल भूमि ही है जिस सप्त सिंधु का वर्णन हुआ है। तो वो कहाँ पर था? वो गढ़वाल में ही स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास जो स्थित गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास और स्कंद, तो इन सारी गुफाओं में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। वैदिक ग्रंथ यानी कि जो महाभारत लिखा गया है या रामायण लिखी गई है, पुराण लिखे गए हैं, तो सारे इन्हीं गुफाओं में लिखे गए हैं। देखिए फ्रेंड, आपको ये याद रखना है बद्रीनाथ के निकट कौन सी 5 गुफाएं हैं। तो गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचकुंद गुफा है, व्यास गुफा है और स्कंद गुफा है। इसके अलावा जो एग्जामिनर है वो 2 गुफाएं सेम देता है, 2 अलग देता है, तो आपको पहचानना है। तो 5 याद होने चाहिए। तो 5 कौन कौन सी है ये मैंने बता दिया है, ये 5 हैं और इन्हीं गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित जो सरस्वती नदी है उसका संबंध भी यहीं से है। जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो चमोली के देवताल से निकलती है और माणा में अलकनंदा के साथ संगम करके केशव प्रयाग का निर्माण करती है। तो ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का वर्णन है जो कि यहीं गढ़वाल में बहती है। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी है हिमयाण पट्टी। तो इस हिमयाण पट्टी में एक पर्वत है बिसोन पर्वत। तो इसी पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। गुरु वशिष्ठ रामायण काल से जुड़े हैं, भगवान राम से जुड़े हैं। तो ये जब इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो यहीं पर निवास करते हैं, तो गुफा में ध्यान करते हैं। इन्हीं का स्नान करने का एक कुंड है और यहीं पर इनका आश्रम था, वशिष्ठ आश्रम। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है? तो बिसोन पर्वत, हिमयाण पट्टी, टिहरी गढ़वाल के अंदर स्थित है। अगला जो इसमें है कि ऐसा माना जाता है राम के वनवास चले जाने के बाद जो वशिष्ठ मुनि है और उनकी जो पत्नी थी अरुंधति, तो उन्होंने यहीं पर निवास किया था, जिस कारण वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ गुफा ये सारी आज भी हैं। तो ये सारी कहाँ पर है? तो टिहरी गढ़वाल के अंदर हिमयाण पट्टी में स्थित है। अगली जो पट्टी आती है टिहरी गढ़वाल या देवप्रयाग के अंदर, सितांशु पट्टी। तो इसी सितांशु पट्टी में जो सीता जी हैं वो धरती में समा गई थी। जब रामायण काल पूरा हो गया तो सीता जी कहाँ पर धरती में समाई थी? तो सितांशु पट्टी, देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल के अंदर। और इसी कारण यहाँ पर एक मेला लगता है, मनसार मेला। तो मनसार मेला कहाँ पर लगता है? तो देवप्रयाग में लगता है और ये पौड़ी वाले क्षेत्र में लगता है, तो पौड़ी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि सीता जी कहाँ पर समाई थी? सितांशु पट्टी टिहरी के अंदर है और जगह है देवप्रयाग, और मेला लगता है मनसार जो कि पौड़ी में स्थित है, और दोनों स्थान देवप्रयाग में है। तो देवप्रयाग पौड़ी और टिहरी दोनों में आता है, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी, और इस मंदिर को देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर नाम से जाना जाता है। रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो देवप्रयाग में स्थित है, जो कि द्रविड़ शैली में बनाया गया है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है, तो उसमें ये निर्मित किया गया है। तो यहीं पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। अगर बात करें कि लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी, तो ये टिहरी गढ़वाल के तपोवन में, टिहरी गढ़वाल के तपोवन में इन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ, जिसका अन्य नाम भृंगतुंग भी है, तो केदारनाथ का अन्य नाम भृंगतुंग, ये आपको नोट रखना है, तक के यात्रा में पड़ने वाले सारे स्थानों का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? तो वन पर्व में मिलता है। इसी वन पर्व में बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है, और इसी वन पर्व में लोमस ऋषि के 7 पांडव इस क्षेत्र में आने का भी उल्लेख है। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पांडव है किसके साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे? तो लोमस ऋषि के साथ उत्तराखंड आए थे और बद्रीनाथ की इन्होंने यात्रा की थी। देखिए फ्रेंड, ऐसे भी मान्यता है कुंती और द्रौपदी के साथ सारे जो पांडव थे वो स्वर्गलोक भी यहीं से गए थे, इसी क्षेत्र से होकर गए थे। और इसी वन पर्व के अनुसार बताया गया है कि जब पांडव इस क्षेत्र में वनवास के दौरान आते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है। और उत्तर कुरु में सतलज से लेकर अलकनंदा नदी तक पुलिंद राजा या फिर इसी पुलिंद को कुलिंद कहा गया है, सुबाव का आधिपत्य था, और जिसकी राजधानी श्रीनगर थी।
देखिए फ्रेंड, जब पांडव इस क्षेत्र में लोमस ऋषि के साथ आते हैं या वनवास के दौरान आते हैं, तो वो जब बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो वो देखते हैं सतलज से लेकर अलकनंदा नदी के बीच एक क्षेत्र है जिसके शासक पुलिंद नरेश सुबाहु हैं। पुलिंद, तो यही पुलिंद क्या है, बाद में कुनिंद नाम से जाना गया है। तो कुनिंदी थे ये। तो पुलिंद राजा कौन है, सुबाहु है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है। इसी श्रीनगर को श्रीपुर या श्री क्षेत्र भी कहा गया है या फिर सुबाहु क्षेत्र भी कहा गया है। अगला पॉइंट है, जो राजा सुबाहु थे उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, यानी कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से सुबाहु ने भाग लिया था। और इसी समय यानी कि जब पांडव इस क्षेत्र में आते हैं तो हरिद्वार में नागराज कौरव का शासन है, यानी कि हरिद्वार किसके अधीन है, नागराज कौरव के अधीन है। और इसी नागराज कौरव की पुत्री उलूपी से अर्जुन का विवाह होता है। उलूपी से अर्जुन का विवाह गंगाद्वार में होता है, यानी कि हरिद्वार में होता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी वन पर्व में क्या कहा गया है कि मंदाकिनी के उत्तर का जो क्षेत्र है बाण असुर के अधीन है। बाण असुर यानी कि असुर राजा बाण, जो बाणासुर के नाम से जाना गया, उसका क्षेत्र कहाँ पर है, मंदाकिनी से उत्तर का क्षेत्र बाणासुर है। और इसी बाणासुर की राजधानी कहाँ पर है, ज्योतिषपुर जोशीमठ के अंदर स्थित है। और जो अन्य उल्लेख है उसमें राजा सुबाहु के बाद एक राजा और हुए हैं, राजा विराट। तो जो राजा विराट हैं इनकी राजधानी जौनसार भाबर क्षेत्र में जो विराटगढ़ी है वहीं पर स्थित है। तो राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो जौनसार क्षेत्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो लंबी हो जाएगी। इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे, जल्दी इसका अगला भाग लेके आएंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।